स्टूडेंट्स, आज हम परासरण दाब के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंघ गुणधर्म है विलयनों का। तो इसको जानने से पहले हमें परासरण को जानना आवश्यक होगा, और परासरण को जानने से पहले हम एक विसरण, जिसके बारे में हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विसरण क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है विसरण और परासरण में क्या अंतर है, तो इसको भी हम जो है समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बीकर हम ले रहे हैं, विसरण को हम समझ सकते हैं क्या होता है विसरण। इसमें मान लीजिए हमने कोई एक लिक्विड रखा हुआ है इस तरीके से, ये मान लीजिए जल है, वाटर है, इसमें आपने वाटर रखा हुआ है। अब इसमें हमने एक ड्रॉप, इसमें हमने जो है KNO4 मिला दिया, या आप कह लीजिए कि आपने कोई इंक मिला दी, ये कोई इंक है। तो होता क्या है, जब आप देखते हैं इसमें, तो धीरे धीरे ये यहाँ से इसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं यहाँ से मूवमेंट शुरू होती है, इस तरीके से मूवमेंट शुरू होती है। पार्टिकल्स जो हैं मूव करना शुरू करते हैं, यहाँ से पार्टिकल जो हैं इन पार्टिकल्स की मूवमेंट शुरू होती है, इधर को इधर को इधर को, और बाद में क्या होता है कि पूरा का पूरा लिक्विड जो है आपका रंगीन हो जाता है। तो इस घटना को हम विसरण कहते हैं। ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। इसका हम एग्जांपल जो है इंक के साथ साथ KNO4 को डालकर भी रख सकते हैं। KNO4 का एक क्रिस्टल अगर हम यहाँ पे डालें, तो धीरे धीरे पूरा का पूरा जो वाटर है हमारा वो बैगनी हो जाता है, और मूवमेंट दिखाई देता है, मतलब मॉलिक्यूल का इसके अंदर आप एक शार्प मूवमेंट देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक विसरण का एक एग्जाम्पल हो गया, मतलब विसरण इस तरीके से होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल्स आपके जो हैं, ये क्या है कि सोल्यूट पार्टिकल है, यानी विलेय के, इसमें विलेय के अणु जो हैं आप देख रहे हैं, विलयन के अंदर विलेय के अणु जो हैं उनका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल तो हम ये ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक लिक्विड है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कोई एक है, हमने इसके बीच में से बराबर पार्ट कर दिया, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक मेम्ब्रेन लगा दी, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन लगा दी। ये मान लीजिए कोई एक मेम्ब्रेन इसके बीच में से है। अब इसमें हम कोई लिक्विड, इसमें हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी, और ये मेम्ब्रेन क्या है, इस मेम्ब्रेन जो है ये मेम्ब्रेन पारगम्य है, यानी परमिएबल है। ये मेम्ब्रेन जो है परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है कि इस मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी इसके द्वारा सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों के अणु गुजर सकते हैं। यानी पारगम्य का मतलब हो गया कि ये जो है दोनों को जाने दे सकती है, यानी यहाँ के जो सॉल्वेंट होगा वो इसमें जा सकता है, यहाँ का सॉल्यूट इसमें, सॉल्वेंट इधर, ये सब जा सकता है। अब इसका मान लीजिए जो सांद्रण है, इसका जो सांद्रण है, इस विलयन का सांद्रण C1 है, और इस विलयन का जो सांद्रण है वो C2 है। मान लीजिए ये फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये आपका सेकंड सॉल्यूशन है। तो होता क्या है इसमें, अब मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो C1 है, C1 जो है ग्रेटर है C2 से, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यानी वो पहला वाला सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन फर्स्ट है वो जो है अधिक सांद्र है, अधिक सांद्र है किससे, सेकंड सॉल्यूशन से, सेकंड सॉल्व से। अधिक सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि इसमें विलेय अधिक है, यानी विलेय की मात्रा जो है वो इसमें अधिक है, विलेय की मात्रा इसमें अधिक है दूसरे वाले में, यानी इसका सांद्रण ज़्यादा है, यानी इसमें विलेय ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर विलेय के अणु ज़्यादा हैं और इसके अंदर जो है विलायक के अणु ज़्यादा, मतलब विलेय के अणु कम है, इस तरीके से। तो जब इसको आप रखेंगे तो इसमें होगा क्या, मतलब होगा क्या कि मूवमेंट होगा पार्टिकल का, इसके अंदर जो है पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो कहाँ से कहाँ को होगा मूवमेंट, उस पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से सॉल्यूट जो है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है तो इधर को आएगा, और यहाँ से इस तरीके का एक मूवमेंट शुरू होगा, यानी सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो इस तरीके से जाएंगे, यानी सॉल्यूट पार्टिकल इसमें अधिक सांद्रण है, इसका जो सांद्रण है वो अधिक है C1 का, तो यहाँ से इस तरफ को जाएंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ को आएंगे, और कब तक आते रहेंगे, जब तक कि दोनों का सांद्रण जो है बराबर ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि दोनों का सांद्रण जो है बराबर ना हो जाए, यहाँ से सॉल्यूट पार्टिकल और इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल, तो इस सॉल्वेंट इधर को आएगा, सॉल्यूट इधर को आएगा, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों के बीच में साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती। तो ये घटना जो है क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। अब विसरण में जो है दोनों मॉलिक्यूल्स का या दोनों सब्सटेंस का मूवमेंट होता है,
है ना। यानी ये कह सकते हैं जैसे इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉल्यूट जो है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ता है। ये तो मतलब हो गया, यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा थी, ये हो गया इस तरीके से, ये सॉल्यूशन के अंदर है इस तरीके से। और ऐसे अगर हम दो सॉल्यूशंस को किसी पारगम्य के द्वारा जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को पास करने देती है अपने से, तो वहाँ पर क्या होगा कि अधिक सांद्रता से इधर जो है कम सांद्रता की ओर। यहाँ पर सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूट इस तरफ को आया, यहाँ पे सॉल्वेंट भी इस तरफ को आएगा, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों जो है एक दूसरे में इस तरह से मिल जाएंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन एक बन जाएगा। यानी यहाँ और यहाँ जो है दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये विसरण हो गया, है ना। तो विसरण, इसको हम क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। तो ये तब तक होगा जब तक आप जो है दोनों की सांद्रता बराबर न हो जाए, इसे हम विसरण कहेंगे। अब दूसरी तरफ हम परासरण को देखते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो है परासरण क्या होता है। इसमें भी मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा ही एक पात्र है सपोज, और इसके बीच में अब हमने इसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। ये जो इसके बीच में हम जो मेम्ब्रेन लगा रहे हैं, अब ये जो मेम्ब्रेन है ये SPM है, ये मेम्ब्रेन है SPM, यानी इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे कि एनिमल मेम्ब्रेन, इसका उदाहरण जो है एनिमल मेम्ब्रेन का उदाहरण है इसका, एनिमल मेम्ब्रेन हो गया। सेल्फेन हो गया, सेल्फेन करके है, ये हो गया सेलोफेन हो गया। और आयरन सिलिकेट हो गया, आयरन सिलिकेट ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया, कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इनके, ये जो किसके, SPM के। सेलफोन हो गया, आयरन सिलिकेट हो गया, कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया, और कोई भी जंतु झिल्ली जिसको कह सकते हैं वो हो गया। होता क्या है, यानी ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा, यानी ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर निकलने देती है। ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर निकलने देती है, यानी जिसके थ्रू केवल विलायक के अणु पास हो सकते हैं, यानी जिसके थ्रू केवल विलायक के अणु पास हो सकते हैं वो SPM कहलाता है। इस विलेय के अणु नहीं पास हो सकते। विलेय के अणु इसलिए पास नहीं हो सकते क्योंकि इसके जो पोर हैं वो छोटे हैं, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारा सपोज करिए ये विलेय होगा तो ये विलायक होगा, यानी ये कह सकते हैं आपके विलेय के अणु जो हैं बड़े होंगे और विलायक के अणु जो हैं वो छोटे होंगे। तो विलायक के अणु से पास हो जाएंगे क्योंकि छन्नी है, वो छन्नी जैसा ही कुछ है ना, तो उससे जो है विलायक के अणु तो पास हो जाएंगे, विलेय के अणु पास नहीं होंगे। अब यहाँ पर जब दो सॉल्यूशन हमने रखे हुए हैं, यहाँ पर अगर यदि मैं दो सॉल्यूशन यहाँ पे रखूँ, यहाँ पर यदि हम दो सॉल्यूशन यहाँ पर रखते हैं तो इन सॉल्यूशन में मान लीजिए वही कंडीशन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है, इसका सांद्रण C1 है और इसका सांद्रण C2 है, और कंडीशन वही है कि C1 इज़ ग्रेटर देन C2, तो C1 इज़ ग्रेटर देन C2। यानी इस पर जो है ये जो हमारे पास, इसको हम सांद्र शब्द का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, और इसके लिए तनु का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसका मतलब इसमें जो है विलेय कम है और इसमें विलेय ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो है वो होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है मूव करते हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से, यानी तनु से हमारे पास सांद्र विलयन की ओर, यानी यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ से जो है हमारे जल के अणु जो हैं इस तरफ को आने लगेंगे, यानी किसकी तरफ को, सांद्र की तरफ को। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है वो किसका है, केवल सॉल्वेंट का। मूवमेंट किसका है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट है किसकी के कहाँ से, यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का सांद्रण बराबर ना हो जाए। तो क्या होगा, एक स्थिति के बाद जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये जो हमारा इसका जो लेवल है वो लेवल जो है ऊपर चढ़ जाएगा। ये लेवल क्या होगा, पहले यहाँ था, अब ये लेवल यहाँ चला जाएगा, तो लेवल बढ़ जाएगा इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर इस पे लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि पानी यहाँ से इस तरफ को आ जाएगा। और कब तक आ जाएगा, जबकि C1 = C2, जब तक कि C1 और C2 बराबर न हो जाए।
जब तक कि C1 और C2 बराबर न हो जाए, अर्थात इनका सांद्रण बराबर न हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जब इसको हम लिख सकते हैं कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो विलायक के अणुओं का मूवमेंट या गति तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है, और यह तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों का सांद्रण समान न हो जाए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब दो भिन्न भिन्न, इस तरह से लिख सकते हैं आप, दो भिन्न भिन्न, यानी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी एसपीएम द्वारा अलग किया जाता है तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों का सांद्रण समान न हो जाए। यानी हम यहाँ पर कम सांद्रता वाली बात करें तो सांद्रता जो होती है वो विलेय को निरूपित करती है, यानी विलेय के रूप में लिया जाता है। यानी विलेय की मात्रा पर हम, सांद्रता का मतलब यहाँ पर विलेय की मात्रा से है, विलायक की मात्रा से नहीं है, विलेय की मात्रा से। यानी कि जिसमें कम विलेय है वहाँ से जिसमें अधिक विलेय है उस तरफ को ये गति करता है। तो परासरण को अगर हम और अच्छी तरीके से देखें तो परासरण जो है ये दो टाइप का होता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका एक्स ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एंड ऑस्मोसिस। समझ लेंगे, एक्स ऑस्मोसिस यानी बाह्य परासरण इसको कहते हैं हम, और दूसरा होता है अंतः परासरण। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि ये है, ये वाटर है हमारे पास, ये हमारे पास वाटर है और इसमें हमने एक ये किशमिश डाल दिया, इसमें आप एक किशमिश डाल दिया तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं इसमें हमने जो है इसमें एक आपने अंगूर डाल दिया, इसमें एक पूरा अंगूर हमने डाल दिया, ये अंगूर है और बाहर हमारे पास ये है साल्ट सॉल्यूशन है और एक अंगूर है। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं, स्थिति कुछ इस तरह से हो जाती है, यानी जो अंगूर होता है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा और हमारे पास ये है साल्ट सॉल्यूशन। वही स्थिति है, यानी ये स्थिति फर्स्ट है और ये स्थिति जो है हमारी सेकंड है। ये हम देख सकते हैं आराम से कि जैसे कि दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं सेकंड, यानी पहले एग्जाम्पल में हमने एक जो है इसमें मान लीजिए ग्रेप है, यानी एक अंगूर हमने डाल दिया, एक अंगूर को हमने नमक के विलयन में डाला है। जो आप नमक के विलयन में अंगूर को डालें तो थोड़ी देर के बाद ये पिचक गया। तो हुआ क्या, यहाँ से वाटर बाहर की तरफ को आया, यहाँ से वाटर बाहर की तरफ, यानी इसके अंदर जो सॉल्यूशन था उसकी सांद्रता अधिक थी, बाहर सांद्रता कम थी, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर एक्स ऑस्मोसिस हो गया, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की। यही तो हमने लिखा है कि विलायक के अणु जो है बाहर सांद्रता, इसमें क्या है कि साल्ट सॉल्यूशन है तो बाहर सांद्रता अधिक है, अंदर सांद्रता कम है, तो इसलिए जो है क्या हुआ, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है हमेशा मूवमेंट होता है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट हुआ तो ये एक्स ऑस्मोसिस हो गया, जिसमें कि मतलब इसके अंदर से जो वाटर है वो बाहर आ गया, क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन है इसकी जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक सांद्रता है, और अंगूर के अंदर जो है वो क्या है, कम सांद्रता है। और इस विलयन को हम जो है, जो अंगूर के अंदर का जो विलयन है, इसके अंदर के जो विलयन है, इस विलयन को हम नाम दे सकते हैं HYPO, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हिंदी में भी इसी तरह से लिखा जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल में हमने क्या किया कि हमने दूसरा वाटर लिया और दूसरा इसमें हमने एक किशमिश डाल दिया। अब क्या है कि किशमिश के अंदर जो है सांद्रण क्या है, ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और बाहर क्या है, हाइपोटोनिक, बाहर का सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन माना जाएगा। इसको हम, वाटर है ये क्या है, वाटर है इसमें, और इसमें क्या था, साल्ट सॉल्यूशन था, अधिक सांद्रता वाला था, तो इसको हमने क्या कहा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और कम सांद्रता वाला विलयन को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हिंदी में भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो परासरण हो रहा है वो हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर हो रहा है। परासरण क्या हो रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर होगा। इसमें भी क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जो परासरण की क्रिया होगी वो कुछ इस तरह से होगी। हमने ये तो प्रैक्टिकल करके भी देखा है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा किशमिश था वो इस तरह से फूल गया। किशमिश क्या हो गया, फूल गया। किशमिश हमारा जो है फूल जाएगा। किशमिश फूल गया, तो जब किशमिश फूल गया तो इसका मतलब क्या, वाटर अंदर गया, यानी वाटर कहाँ से गया, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर हुआ। तो परासरण के लिए हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या होता है, हाइपरटोनिक
सॉल टू हाइपोटोनिक सॉल, है ना। हाइपरटोनिक, सॉरी गलत हो गया, हाइपरटोनिक यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये जो है हमारा जो है इसका परासरण की प्रक्रिया होगी। तो इसको हमको याद रखना कि परासरण जो है हमेशा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक ये परासरण की प्रक्रिया होगी।